हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है आरआर कोचिंग सेंटर में। मैं विनय सर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कूलाम का नियम के बारे में हम आप पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, उसके सिद्धांत को भी पढ़ चुके, उसके सदिश योग को भी पढ़ चुके, सदिश के रूप में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे कि कोई एक बिंदु आवेश होगा, उस एक बिंदु आवेश पे जो लगने वाला बल होगा, उस पे अनेकों बिंदु आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा, उनका बीच रिलेशन कैसा होता है, संबंध क्या होता है, उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम उस अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो यानी बाहुल्य आवेशों के कारण लगने वाला बल, कोई एक ही बिंदु आवेश पर बहुत सारे बलों के द्वारा लगने वाला एक बल होगा, जिसे हम कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। तो हमारा टॉपिक्स जो है बाहुल आवेशों के बीच बल जो होता है, जिसे हम कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका फार्मूला यही है, इसका डेफिनेशन जो कहेंगे, परिभाषा, कि किसी एक बिंदु आवेश पे जो लगने वाला बल होता है, उस बिंदु आवेश पे अनेकों आवेशों के द्वारा लगने वाला बल का सदिश योग जो होता है, उस बिंदु आवेश पे लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। यानी सारे बलों के द्वारा जो लगने वाला बल है, उन सभी का योग उस बिंदु आवेश पे लगने वाले बल के बराबर होता है, जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसे हम परिभाषा कैसे लिखा गया है उसके अनुसार भी देख लिया जाए कि यदि किसी निकाय में अनेकों आवेश हों, ठीक, बहुत सारे आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य सारे आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होता है, वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब समझेंगे कि किसी एक आवेश पे जो लगाया गया बल होता है, सपोज दैट, मान लीजिए किसी एक बिंदु आवेश, उस पे जितना बल लगाया जाता है, अन्य आवेशों के उपस्थिति होने के कारण उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, यानी उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सबका योग जो होगा उसी बल के योग के बराबर होगा, जिसे हम कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे डायग्राम के बारे में। डायग्राम समझ में आ गया, यानी चित्र समझ में आया, तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे एक मूल बिंदु लिया गया, O है। यहाँ से कुछ दूरी पे एक Q2 आवेश लिया गया, फिर कुछ दूरी पे Q1 आवेश लिया गया, यहाँ से कुछ दूरी पे क्या लिया गया, Q3 लिया गया, और एक हमने Qn लिया आवेश। यानी इस तरह से Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश और Qn आवेश, इनके बीच की स्थिति सदिश Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला स्थिति सदिश क्या होगा, Q1 1 2, यानी इन दोनों के द्वारा जो लगने वाला बीच की दूरी जो है, एकांक सदिश जो होगा, r कैप 1 2 होगा। इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पे जो लगेगा, इनके बीच की स्थिति सदिश r कैप 1 3 हो गया। उसके बाद से Qn आवेश और Q1 पे जो लग रहा है, इनके बल जो लग रहा है, उनका स्थिति सदिश जो निकाला गया आपका क्या, r कैप 1n है। तो Q2 के कारण F12 बल लग रहा है, Qn के कारण Fn1 लग रहा है, और Q3 के कारण F13 लग रहा है। अब कह रहा है कि किस पे लग रहा है, एक ही बिंदु पे लग रहा है, किस पे, Q1 पे ही लग रहा है। तो अब जो दिया है वही चीजें हमें लिखनी है, कि माना निकाय में n आवेश हैं, तो इस निकाय में कितने आवेश थे, n आवेश लिया गया। तो n आवेश Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn तक है।
इस तथा इसमें Q1 पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। यानी इसी Q1 पे हमें इन सारे आवेशों के द्वारा लगने वाला बल को हमको ज्ञात करना है। तो किसके द्वारा, तो कूलाम के नियम के द्वारा निकाला जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 Qn के सापेक्ष आवेश जो होगा Q1 के सदिश स्थिति क्रमशः क्या हो जाएंगे, R1 12 कैप हो, यानी R कैप 12 हुआ, Q3 का स्थिति सदिश R कैप 13 हुआ, Qn का स्थिति सदिश R कैप 1n हुआ। ये इतना हो गया आपका, ठीक। उसके बाद से कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या था, कूलाम का नियम एक बार और बता रहे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ सदिश के रूप में लिया गया है, तो सदिश वाला ही नियम इस पे लगाएंगे। Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाला बल, इस Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर F12 बल क्या लग रहा है, F12, तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, स्थिति सदिश क्या है R1, यानी इस R1 जो है ये आपका इसके बीच की दूरी हो गई, तो R1 का होल स्क्वायर और एकांक सदिश जो है आपका क्या है R कैप 12, यानी सदिश के रूप में लिया गया। इक्वेशन 1, Q3 के कारण लगने वाला Q1 पे बल, अब Q3 आवेश के कारण भी तो 1 पे लग रहा है बल, तो क्या है F13 है, यानी वेक्टर F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का होल वर्ग R कैप 13, यानी ये स्थिति सदिश है। ये समीकरण 2 मिल गया। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण भी तो बल लगेगा, किस पे, Q1 आवेश पे लगेगा। Qn के द्वारा Q1 पे जो लग रहा है F1n बल लग रहा है, यानी वेक्टर F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान Rn1 का होल स्क्वायर और स्थिति सदिश जो आपका है R कैप 1n हुआ। ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण का जो सिद्धांत कह रहा था कि सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है उस बिंदु पे लगने वाला बल, यानी आवेश जो हमारा पहला बिंदु जो Q1 है उसका लगने वाला क्या है F1 है, तो F1 इक्वल टू, यानी वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डैश 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 वेक्टर F1n, सभी के मान को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी सबको जोड़ेंगे। समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पे ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमें यहीं पे मिल गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे, तो सबके मान को हम पुट किया, रखने के बाद, यानी पुट करना का मतलब रखना होता है, सभी वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि सब में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन दिख रहा है, बाकी चीजें आप योग के रूप में हो गया। तो यही आपका था अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि यानी वेक्टर F का वैल्यू जो है, यानी पहले बिंदु पे लगने वाला जो आवेश बल है F1 है, यानी किस पे लग रहा है, Q1 के, तो Q1 पे 2 के द्वारा जो लग रहा है आपका ये हो गया, Q3 के लगने वाला बल क्या हो गया, ये हो गया, और Qn के द्वारा ये लगने वाला ये हो गया। और सब में कॉमन क्या दिख रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सब में कांस्टेंट होता है, नियत होता है, एक नियतांक होता है, और इसका मान जो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 पे पावर 9, ये आपका मान होता है कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ये चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।